पिछले पार्ट में गाइस हमने कर लिया था कि जरा चिकित्सा और वृक्ष चिकित्सा मतलब कि सारे के सारे आयुर्वेद के 8 अंगों के बारे में हमने पढ़ लिया था। अब हम बात करने वाले हैं इस चैप्टर के आगे के श्लोक के बारे में, मतलब मेनली अब हम दोष धातु मल और गुण इन सब के बारे में बात करेंगे इस पार्ट में। तो सबसे पहले हमारा श्लोक आता है वायु पित्त कफ चेति त्रियो दोषा समास्त। इसका मतलब है आयुर्वेद शास्त्र में 3 दोष माने जाते हैं, मतलब कि पूरे आयुर्वेद में ना ये दोष ही आपका जो है पूरा आयुर्वेद क्लियर करवाएंगे। मैं सच के बता रहा हूँ, इसको आप रट लो। वात पित्त और कफ, अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है तो आपको पता होगा कि वात पित्त कफ क्या है। ये दोष भी है और दुष्य भी है। अब आपने हमेशा यही सुना होगा कि जो वात पित्त कफ है ये दुष्य थोड़ी ना, ये तो दोष है ना। तो मैं आपको ना बताऊंगा कि ये वैसे तो है दोष, लेकिन दुष्य भी इनको कहा जा सकता है एक तरीके से। वो कैसे, वो मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। इतने पहले एक बार देख लेते हैं कि वात पित्त कफ है क्या। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि ये दोष है शरीर में, वात पित्त और कफ ये क्या है, तीनों दोष है। तो पूरे आयुर्वेद में ना पूरा का पूरा आयुर्वेद इन तीनों दोषों के ऊपर है। जो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ना, पूरा का पूरा शरीर और पूरा आयुर्वेद उन्हीं चीजों पर है। आज की इस वीडियो में हम ऐसी मेन टॉपिक्स क्लियर करने वाले हैं आपके, पूरा आयुर्वेद जिन पर बेस है। ओके, तो अभी देख लेते हैं थोड़ा बहुत कि देखो हमारा जो शरीर है उसके अंदर ये 3 दोष है, वात पित्त और कफ। इनको याद कर लेना, वात पित्त और कफ। अब मैं थोड़ा सा हिंट देता हूँ। वात मतलब वायु, पित्त मतलब अग्नि, कफ मतलब पावर। पावर से आप इसको रिलेट कर सकते हो इन चीजों से, ऐसे आप याद कर सकते हो। और जो हमारा शरीर है वो 5 महाभूतों से मिलकर बना है। कितने? 5 महाभूतों से मिलकर बना है। शरीर को, देह को पुरुष के नाम से पुकारेंगे। ये जब भी कहेंगे ना पुरुष, तो ये मतलब सोचना ये स्पेसिफिक जेंडर के बारे में बात कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, ये पुरुष का मतलब है ये मेल फीमेल और ट्रांसजेंडर सब, इन सब के बारे में बात कर रहे हैं। पुरुष मतलब सारे पीपल, सारे मनुष्य, मनुष्य कह सकते हो, ठीक है। तो 5 महाभूत कौन से हैं वो, जिनसे हमारा शरीर जो बना है वो कौन से है? पहला है पृथ्वी, फिर जल, फिर तेज, फिर वायु और फिर आकाश, ठीक है। अब ये तेज क्या है? पृथ्वी तो आपको पता ही क्या है, धरती, ठीक है। जल मतलब पानी, तेज मतलब अग्नि, और फिर वायु मतलब हवा, आकाश मतलब पंच महाभूतों में जो आकाश है वो है खाली स्थान, मतलब कि खाली बिल्कुल, ठीक है। और जो पृथ्वी है वो भरा हुआ स्थान है, मतलब कि जो जिसका कोई आधार स्वरूप हो, ठीक है। तो ये दोनों जो है ना वो निष्क्रिय है, ये दोनों निष्क्रिय, मतलब इनके अंदर कोई क्रिया कुरिया नहीं होती है, ठीक है। इन दोनों में किसी भी प्रकार की क्रिया नहीं होती है, ठीक है। शेष तत्वों का विवरण इस प्रकार है, जैसे जल जल तो है वो कफ है, अग्नि तो है वो पित्त है, और वायु तो है वो वात है। दो का बता दिया कि इनके अंदर कोई क्रिया नहीं होती। जल कफ हो गया, वायु वात हो गया, और अग्नि तो क्या हो गया हमारा, पित्त हो गया। ओके, ये आप याद रखना। अब आयुर्वेद में प्राणी मात्र, देखो यहाँ पर जो मैंने अभी आपको बताया था, प्राणी मात्र का नाम पुरुष है। पुरुष मतलब सारे आगे इसके अंदर, ठीक है। और वनस्पति किसको कहेंगे? पुष्प रहित फल वाले वृक्ष, मतलब जिसके अंदर पुष्प ना हो, मतलब फूल ना हो। वानस्पत्य मतलब कि फूल वाले, जिसके अंदर फूल वाले, फूल फल वाले वृक्ष हो, उनको कहते हैं वानस्पत्य, ठीक है। और उसके बाद आते हैं हमारे विरुद्ध, मतलब कि शाखा पर शाखा युक्त लता होती है जिनके अंदर। फिर आती है औषधियाँ, ठीक है। इसके अंदर हमारे हाथी, घोड़ा, गाय, भैंस, जितने भी पशु पक्षी आ जाते हैं ना, ये सभी इनके अंदर आयुर्वेद के अंदर हमारे हैं। परंतु इन सब में, देखो यहाँ पर लिख रखा, परंतु इन सब में पुरुष जो है, पुरुष मतलब कि मानव प्रधान है, मतलब कि जो मेन बंदे की हम बात करने वाले हैं वो है मानव, मतलब पुरुष। ओके, तो इतना आपको समझ आ गया हो। लेकिन अगर आपको थोड़ा बहुत डाउट रह जाता है ना कि समझ नहीं आया कुछ, तो वो आप वीडियो को पीछे करके दोबारा भी सुन सकते हैं। यूट्यूब आपसे पैसे नहीं लेगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर विकृत अविकृत देह धरती देवत्यति च। यहाँ पे देखो विकृत और अविकृत दोष। अब विकृत क्या होते हैं और अविकृत क्या होते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। विकृत मतलब जो बिगड़ गए हो, बिगड़ा हुआ। अविकृत मतलब सुधरे हुए, जो बिगड़े नहीं है। ये तीनों जो वात आदि दोष हैं, वात आदि दोष का मतलब यहाँ पर सिर्फ वात का नहीं नाम आ रखा। वात आदि मतलब वात पित्त और कफ, हर जने ये वात आदि पित्त आदि कफ आदि ऐसे बोल सकते हैं। इनका आयुर्वेद वालों का ना मतलब आयुर्वेद के अंदर ये रूल चलता है कि कोई अगर 7 चीजें हैं एक साथ नाम है तो कोई भी अक्षर बोलेंगे आदि लगा देंगे, तो ये रूल चलता है इनका, ठीक है। वात आदि दोष विकृत मतलब कि असम अर्थात बड़े हुए या क्षीण हो, मतलब कि चाहे तो ये बढ़ गए हो या घट गए हो, ठीक है। वे शरीर का विनाश कर देते हैं, वे शरीर का विनाश कर देते हैं। और अविकृत, अविकृत मतलब सम मात्रा में हो, मतलब जितना वात है उतना ही पित्त उतना ही कफ, मतलब एक सम मात्रा में हो तो वे जीवन दान करते हैं। क्या करते हैं वे? जीवन दान, अथवा स्वास्थ्य संपादन करने में सहायक होते हैं। मतलब आपके शरीर में कुछ बीमारी होगी और आपने क्या है वात पित्त कफ जो आपके बिगड़ गए, लेकिन आपने ऐसा आहार विहार लिया जिससे आपके वात पित्त कफ जो है सम आ गए, तो वो आपके शरीर को ठीक कर देंगे, ठीक है। आहार विहार का मतलब है, आहार मतलब खाना पीना, और विहार मतलब फिजिकल एक्सरसाइज कह सकते हो। अब बात करते हैं आगे दोषों के स्थान तथा प्रकोप काल। अब हम इन तीनों दोषों के स्थान की बात करेंगे। देखो सबसे पहली बात, ये जो तीनों वात आदि दोष है ना, ये समस्त शरीर में होते हैं, मतलब कि पूरे हमारे शरीर में होते हैं, पूरे शरीर में व्याप्त होते हैं कंप्लीट। लेकिन इनकी ना फिर भी
एक पर्टिकुलर जगह है कि भाई नाभि के निचले भाग में वायु, ठीक है, नाभि से नीचे जितना एरिया है वो सब वायु, नाभि तथा हृदय के मध्य भाग में पित्त और हृदय के ऊपरी भाग में कफ। ये समझ गए मेरे जो हमारा हाइट है उससे नीचे नाभि तक हमारा पित्त होता है और नाभि से लेकर नीचे वात होता है और हृदय से हार्ट के अंदर हमारा कफ। ठीक है, ये तीनों दोस्त याद होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, ये याद जरूर होना चाहिए। ठीक है, ये आप बाकी ना थोड़ा बहुत यहाँ पर पढ़ सकते हो, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिया गया है। तो हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं, क्योंकि ये जो मेरे को ना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सा नहीं लग रहा तो इसलिए मैंने बताया नहीं। लेकिन अगर आप इसकी रीडिंग लोगे तो कोई दिक्कत की बात है। और इसके अंदर ना, इस श्लोक के अंदर ये बात की गई है कि वे आदि के अनुसार काल, मतलब कि जैसे आप कुछ खाना खाते हो या फिर चलते फिरते हो या कुछ भी काम करते हो, जैसे कि दिन के समय, रात के समय, दिन के मध्य के समय, वृद्धावस्था के समय, बाल्यावस्था के समय, युवावस्था के समय, और जो भी आपने भोजन किया है, भोजन के करने के बाद, भोजन पचते समय और भोजन पचने के बाद, ये अपनी गतिशील को चेंज करते रहते हैं। मतलब इनकी जो गति है वो चलती फिरती रहती है कि कोई बढ़ गया, कोई घट गया, कोई बढ़ गया, कोई घट गया, ऐसे होता रहता है। वो सब कुछ आपके लाइफ साइकिल पे डिपेंड है कि आप क्या करते हैं पूरे दिन में। ठीक है, तो वो इस श्लोक में कहा गया है। ठीक है, ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था। तो मेनली बस आपको बताना चाहिए कि जो भी आप क्रिया करते हो, जो भी आप काम करते हो, दोष उन पे डिपेंड है, मतलब कि उनके हिसाब से दोष बढ़ेंगे या घटेंगे। उसके बाद देख लेते हैं गाइस, यहाँ पर नेक्स्ट श्लोक आ जाता है हमारा दोषों का अग्नि पर प्रभाव। अब दोष का अग्नि पर क्या प्रभाव, अब ये अग्नि क्या है। अग्नि गाइस हमारी वो है, जैसे कि हमारी खाने के पाचन में जो काम आती है, वो जठराग्नि हो गई। ठीक है, तो अग्नि के बारे में मेनली आप ना बाद में डिस्कस करोगे आगे आने वाले चैप्टर्स में कि अग्नि कितने प्रकार की है, कौन कौन सी क्या क्या है, सब कुछ। अभी हम बात करते हैं मेनली थोड़ा बहुत क्या प्रभाव डालती है जो दोष है हमारे, वो अग्नि पर क्या प्रभाव डाल। जो वातादि दोष है उनका जो प्रभाव है वृद्धि, अगर वे बढ़ते हैं तो अपन जो जठराग्नि है वो भी बढ़ जाए। अगर दोषों में मतलब जो वात दोष है वो विषम हो जाता है तो अग्नि भी हमारी विषम हो जाती है। अगर पित्त दोष में दिक्कत आती है तो अग्नि जो हमारी तीक्ष्ण हो जाती है। पित्त दोष के बढ़ने से हमारी अग्नि जो है तीक्ष्ण हो जाती है, वात दोष के बढ़ने से विषम हो जाती है। विषम मतलब खराब हो जाती है, इधर उधर फैल जाएगी। ठीक है, और कफ दोष के बढ़ने से मंद हो जाती है, मंदी पड़ जाती है। जैसे कि अगर आपके शरीर में कफ दोष बढ़ गया तो आपकी जो पाचन शक्ति है वो स्लो हो जाएगा। पित्त बढ़ने से आपकी जो पाचन शक्ति है वो कुछ ज्यादा ही तेज हो जाएगी, और वात दोष बढ़ने से आपकी जो पाचन शक्ति है वो बिगड़ने लगेगी। कभी थोड़ा सा ज्यादा पचेगा, कम ज्यादा, कम ज्यादा, और इधर उधर फैलने लगेगी, आपको जलन सी एहसास होगा। तो उसके बाद बात करते हैं कोष्ठ क्रूरो मृत्यु मध्यो मध्य स्याते समय रपी। अब दोषों का कोष्ठ पर प्रभाव। कोष्ठ क्या है मेनली, अब कोष्ठ पर प्रभाव कहते हैं ना, कोष्ठ पर प्रभाव पड़ेगा दोषों का। तो सबसे पहले मैं आपको ना बता देता हूँ कि कोष्ठ क्या है। देखो, अर्थात यहाँ पर लिखा कि आमाशय है, पक्वाशय है, ये मैंने आपको बताया कि आमाशय स्टमक, पक्वाशय आपका लार्ज इंटेस्टाइन, अग्नाशय मतलब कि आपका जो ये आपका पेनक्रियास है, मूत्राशय मतलब गोल ब्लेडर, यहाँ पर रक्ताशय हो गया, हृदय हो गया, अंडुक, अंडुक का मतलब अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, इसका मतलब है अपेंडिक्स। और यहाँ पर है हमारे फुफ्फुस, फुफ्फुस मतलब लंग्स, फेफड़े। ओके, इन सभी को अगर आप कहोगे तो इन सभी को एक तरीके से कोष्ठ का नाम दिया गया है आयुर्वेद शास्त्र के अंदर। ठीक है, तो कोष्ठ की बात की जाए तो ये सारे हमारे ऑर्गन्स आ जाते हैं उसके अंदर। ठीक है, तो कोष्ठ पर, इन सभी ऑर्गनों पर क्या प्रभाव, जठराग्नि की भांति कोष्ठ पर भी, जठराग्नि पर जैसे प्रभाव पड़ा था, मतलब कि यहाँ पर जठराग्नि को देखा था कि इस पे किस दोष का क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो ऐसे ही वात दोष का क्रूर, ठीक है, पित्त दोष का मृदु, और कफ दोष से मध्यम रहता है। मतलब कि जो वात दोषों से क्रूर हो जाएंगे और कफ दोष से मध्यम रहेंगे, और तीनों दोष सम है तो भी मध्यम ही रहेंगे। यहाँ पर ना इस श्लोक के अंदर हम बात करेंगे प्रकृति के बारे में, मतलब कि जो गर्भ होता है, गर्भ मतलब कि जो संतान होती है, उससे पहले जब शुक्र और शोणित मिलते हैं तब वहीं पर ना प्रकृति सेलेक्ट होती है कि भाई कौन सी प्रकृति का जो बच्चा है वो होगा, किस प्रकृति का होगा। मैं तो देखो, मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ कि गर्भधान काल में माता पिता के आर्त तथा शुक्र में अधिकता से उपस्थित या वर्तमान उक्त तीनों वाद दोषों के अनुसार क्रमश गर्भ में तीन प्रकृतियां बनती हैं। अब इसका मतलब है पूरी लाइन का, इस पूरी लाइंस का ये मतलब है कि माता पिता के आर्तव और शुक्र, मतलब कि जो आप साइंस की लैंग्वेज में कहूँ, जो ओवम है और जो शुक्र है मतलब कि स्पर्म है, उसके अंदर जिस भी दोष की ज्यादा मात्रा होगी उसी के अनुसार जो गर्भ है उसकी प्रकृति बनेगी। जैसे कि अगर वात दोष अधिक है तो वो हीन प्रकृति का होगा, अगर पित्त दोष अधिक है तो वो मध्य प्रकृति का होगा, अगर कफ दोष अधिक है तो वो उत्तम प्रकृति का होगा। ठीक है, और जो कफ दोष वाले हैं वे श्रेष्ठ माने जाते हैं, सब में श्रेष्ठ माने जाते हैं। जो प्रकृति दो दोषों के मिश्रण से बनती है वे निंदनीय मानी जाती है, निंदनीय मतलब वे बेकार मानी जाती है। ठीक है, और सम धातु प्रकृति सब में श्रेष्ठ होती है, मतलब कि अगर सम हो, तीनों दोष सम हो, वो उससे भी श्रेष्ठ मानी जाएगी। ठीक है,
किसे? कफ दोष वाले से। तो ये कुछ प्रकृतियां हैं, ये आपको पता होनी चाहिए कि जिस चीज को ज्यादा लिया जाएगा उसी टाइप की वो चीज बनेगी, ठीक है। मतलब ये हमारे ऊपर नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि भाई आप अगर वात प्रकृति के इंसान हो और आपकी जो वाइफ है वो पित्त प्रकृति की इंसान है, और बाद में जो बच्चा होगा वो वात या पित्त प्रकृति में से ही हो सकता है, चांसेस है, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं यहाँ पर। देखो अब ना इन वात दोषों के, पित्त पित्त के, वात के, पित्त के और कफ के गुणों के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन मैं आपको ना इन गुणों के बारे में बस थोड़ा सा पहले ही बता देना चाहता हूँ। पहले ही मैं एक बार आपको इन गुणों के बारे में बता देना चाहता हूँ। अभी मैं बताऊंगा आपको कि जो बात है वो रुक्ष है, लघु है, शीत है, खर है, सूक्ष्म है। तो ये लघु, रुक्ष, शीत, खर, ये आपको समझ नहीं आया ये क्या है, ठीक है। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ ये गुण है क्या, कितने गुण होते हैं टोटल और इनका मतलब क्या है, ठीक है। एक बार हम चलते हैं आगे आगे आने वाले पेजेस पे। तो यहाँ पर मैंने गुणों के बारे में बता रखा है। देखो यहाँ पर है कि द्रव्यों के गुणों का वर्णन। अब किसी भी द्रव्य में कितने टाइप के गुण हो सकते हैं, यहाँ पर पूरे आयुर्वेद में यहाँ पर बताए गए 20 गुण। कितने? 20 गुण हैं, ध्यान रखना 20 गुण है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो श्लोक है ये आपको याद करना पड़ेगा। ये श्लोक जो है इंपॉर्टेंट है, मैं पहले बता दे रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट श्लोक है, ये आपको याद होना चाहिए। गुरु मंद हिम स्निग्ध सलक्षण सांद्र मृदु स्थिरा गुणा सूक्ष्म विशद विशांति सर्वी प्रिय। अब ये श्लोक आप याद कर लेना, सच में कह रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। अगर ये श्लोक आपको याद है तो सारे गुण आपको याद है। देखो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि ये जो गुण लिखे हुए हैं 10 गुण लिखे हुए हैं इस श्लोक के अंदर, पूरे के अंदर 10, और उनके विपरीत 10 है, जैसे कि गुरु और फिर गुरु का विपरीत है लघु। अब इनका मतलब क्या है वो बताऊंगा आपको। ये मंद और तीक्ष्ण, शीत और उष्ण, स्निग्ध और रुक्ष, श्लक्षण और खर, सांद्र द्रव्य, मृदु कठिन, स्थिर सर, सूक्ष्म स्थूल, विशुद्ध और पिछल। देखो यहाँ पर नीचे की तरफ आओगे आप अगर यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको ना इनके तीनों सबके मतलब मिल जाएंगे। गुरु मतलब भारी, लघु मतलब हल्का, मंद मतलब चीरकारी, तीक्ष्ण मतलब तीखा, शीत मतलब शीतल, उष्ण मतलब गर्म, स्निग्ध चिकना, रुक्ष रूखा, ठीक है। सलेक्शन मतलब साफ, खर मतलब खुरदरा, सांद्र मतलब गाढ़ा, द्रव मतलब पतला, मृदु मतलब कोमल, कठिन मतलब कठोर, स्थिर मतलब अचल मतलब कि जो स्थिर हो, सर मतलब चल जो चलता फिरता रहे, सूक्ष्म मतलब बारीक छोटा, ठीक है, बहुत छोटा, स्थूल मतलब मोटा, विशद मतलब टूटने वाला जो जल्दी टूट सकता हो, पिछल पिछल मतलब लचीला जो जल्दी से टूटे ना, जिसके अंदर लचीलापन हो। तो ये गुण के बारे में आपको पता चल गया होगा। अब आपको पता चल गया कि गुण क्या है, इनका मतलब क्या है। अब मैं अगर आपको बताता हूँ इनके बारे में, वात दोष के गुणों के बारे में, तो आपको समझ जल्दी आएगा। देखो बात क्या है, रुक्ष है, लघु है, शीत है, खर है, सूक्ष्म है तथा चल है, ठीक है। मतलब कि सदा गतिशील रहने वाला होता है। वात जो है वो सदा जो है वो गतिशील रहता है। और वात की मैं आपको एक चीज बता दूं कि वात जो वात दोष हमारा होता है यहाँ पर, वो गर्मियों में गर्म हो जाता है और सर्दियों में सर्दी मतलब शीतल हो जाता है, ठीक है। तो यह मौसम के अकॉर्डिंग जो है ये बदलता रहता है, ठीक है। लेकिन इसका जो स्पर्श है, स्पर्श भी मौसम के अकॉर्डिंग बदलेगा। लेकिन जो रियल में वायु जो वात है वो अनुषण शीत है, मतलब कि ना तो वो गर्म है ना वो शीत है, ठीक है, नॉर्मल है वो, ठीक है। इसका कोई खुद का अस्तित्व नहीं है, ना तो ये उष्ण ना ये शीत है। तो ऐसे पुरुष भी होते हैं जिनका कोई अपना अस्तित्व नहीं होता। जहाँ पर थोड़े से डायलॉग दे रखे हैं, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, छोड़ो इनको। मेन बात है जो वाद दोष के गुण है वो मैंने आपको बता दिया। क्या? रुक्ष, लघु, शीत, खर, सूक्ष्म, चल, ये आप याद रख रहे। अब पित्त के गुण है, स्निग्ध है, तीक्ष्ण है, उष्ण है। ये ध्यान रखना, पित्त का सबसे ज्यादा मेन गुण उष्ण। लघु विष, मतलब विष, विष यहाँ पर है आम गंध वाला, ठीक है। सर तथा द्रव होता है। क्या होता है? द्रव। अब देखो जब वमन, मतलब वमन का मतलब है उल्टी, वमन के साथ पित्त दोष हरा पीला रंग का निकलता है, तब उससे सूंघने पर इसकी गंध का ज्ञान होता है, इसकी विष गंध का ज्ञान होता है। तो जो उसमें से बदबू आती है तो वो बदबू पित्त की होती है। यह एक प्रकार से अपीरिय गंध होती है। अपीरिय मतलब जो आपको अच्छी नहीं लगेगी, बहुत गंदी, ठीक है, बहुत ज्यादा गंदी लगेगी, ठीक है। तो ये पित्त के गुण है, याद रखने हैं आपको। ये सारे जो गुण वगैरह ये आपको याद रखने हैं। स्निग्ध है, तीक्ष्ण है, उष्ण है, लघु है, विष है और सर तथा द्रव, ये आपको याद है। उसके बाद आता है कफ दोष। अब कफ दोष के अंदर देख लेते हैं हम। स्निग्ध, ध्यान रखना है मेन गुण है कफ का, स्निग्ध, शीत, गुरु मेन है, मंद, सलक्षण, मृदसन तथा स्थिर होता है। और यहाँ पर ना अपना कंफ्यूज हो गए होगे कि ये कौन सा गुण आ गया भाई, मृदसन। तो ये पिछिल है। क्या है? पिछिल है, मतलब कि लचीला कह सकते हो आप जिसको, ठीक है। तो यहाँ पर देखो साफ साफ लिख रखा है, मृदसन शब्द से यहाँ टीकाकारों ने पिछिल अर्थ लिया है। तो लेकिन डीएलटी में मृदसन का मतलब होता है जो चिकनी मिट्टी होती है, तो इसीलिए इसका जो वो है गुण यहाँ पर मृदसन लग दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख भी रखा है अर्थात मिट्टी होती है, ठीक है। मिट्टी दो प्रकार की होती है, चिकनी जिससे लिपाई पुताई होती है अथवा जिससे घड़े या आदि पात्र बनते हैं, दूसरी होती है बहुला मिट्टी। अब बात करते हैं संसर्ग और सनिपात की। अब संसर्ग और सनिपात की परिभाषा देखेंगे हम। संसर्ग का मतलब है जब किन्हीं दो दोषों से, मतलब कि किन्हीं भी दो दोषों का एक साथ क्षय या वृद्धि हो। क्षय मतलब घटे या वृद्धि मतलब बढ़े, ठीक है, तो उसे कहेंगे संसर्ग। और जब तीनों दोषों का एक साथ क्षय या वृद्धि हो तो उन्हें कहेंगे सनिपात, ठीक है। ये वर्ड जो है वो याद रखने हैं, संसर्ग और सनिपात। और ये चाहे तो आप पढ़ सकते हो, ज्यादा कोई खास बात इसमें नहीं लिखी, जो मैंने आपको बताई है वो इस पूरे के अंदर वही लिख रखी है। ओके, तो हम आगे देखते हैं।
आगे आने वाले चीज़ों का वर्णन करते हैं। अब बारी आती है धातुओं की। अब यहाँ पे ये टॉपिक जो है मेन होता है इस धातु जो है, जैसे मैंने आपको दोस्त बताए थे कि पूरी आयुर्वेद में आप दोषों पे काम करोगे, तो ऐसे ही पूरी आयुर्वेद में आप धातुओं पे काम करोगे। तो धातु हमारी 7 है, कितनी है? 7 है टोटल, ठीक है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ये 7 धातु, अब ये याद करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। कौन सी? रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये हमारी 7 धातु है। देखो ये लिख रखी है यहाँ पर, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ठीक है। ये हमारी 7 धातुएं हैं और ये आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये जो धातुएं हैं ये दूषित हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? ये दूषित हो जाती हैं। किसके द्वारा? दोषों के द्वारा। ये देखो वात आदि दोषों द्वारा दूषित हो जाती है, और जब ये दूषित हो जाती हैं तो इन्हें दुष्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दुष्य, ठीक है। और एक और चीज यहाँ पर आ जाती है मलों का वर्णन। अब 3 मल भी हैं, ये भी आपको याद रखने पड़ेंगे। 3 मल कौन से? मूत्र है, पुरीस है और स्वेद मतलब पसीना, ओके। ये 3 मल हैं हमारे शरीर के। तो यहाँ पर देखो सबसे मेन बात आती है वात आदि दोष तीनों, ठीक है। रस, रक्त आदि 7 धातुएं और मल मूत्र आदि जो हमारे शरीर के मल है, वे मल जितने भी हैं 3, वे इन सभी को शरीर का मूल माना है। मूल मतलब मेन, ठीक है। इसके बिना शरीर ही नहीं। अथवा समझिए कि यह शरीर दोष धातु मल का मैं है, मैं मतलब मिश्रित, यही है शरीर। क्या है? दोष धातु मल जिसके अंदर हो, यही इसके मेन तत्व हैं सारे, ठीक है। यही इसके तत्व हैं। अब आपको मैं मेन बता देता हूँ कि धातु है वो शरीर को धारण करते हैं। क्या करती है? धारण। धारण मतलब कि उसका पोषण करती है, ठीक है। जो द्रव्य शरीर को धारण एवं पोषण करते हैं उन्हें धातुएं कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? धातु, ओके। और जब जो हमारे वात आदि दोष है ना, जब ये सम अवस्था में हो ना, सम अवस्था में, तो इनको भी धातु कहा जाता है, क्योंकि ये भी शरीर का पोषण ही करते हैं, एक तरीके से शरीर को संभालते हैं, धारण करते हैं, ठीक है। वात आदि दोष के बिना शरीर ही नहीं है, तो इनको भी धातु कहा जाता है। लेकिन जब ये दूषित हो जाते हैं तो इनको क्या कहते हैं? दोष। क्या कहते हैं? दोष। जो शरीर को दूषित करे उन्हें दोष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दोष। तो देखो यहाँ पर क्या रखी कि जो शरीर को दूषित करे वे हैं दोष, और दूषित होने वाली चीज और जो चीज दूषित होती है उसे कहते हैं दूष्य। तो जो वात आदि दोष हैं, तो जो जो हमारे वात आदि दोष हैं, ये दूषित करते हैं किनको? ये दूषित करते हैं धातु को। इसको? धातु को। तो ये हमारे हो गए दोष, ठीक है। और ये हमारे हो गए दूष्य। क्या हो गए? दूष्य, ओके। ये आपको बात समझ आ गई? ये हमारे दूष्य हो गए, ये हमारे दोष हो गए। लेकिन मैंने आपको बताया कि ये सम अवस्था में भी होते हैं, लेकिन ये अगर सम अवस्था में है तो इनको भी तो दूषित किया गया होगा ना, इनको भी तो दूषित किया गया होगा। तो इनको दूषित किया है किसने? हमारे विरुद्ध आहार विहार ने। किसने? हमारे विरुद्ध आहार विहार ने, ठीक है। तो जो आहार विहार है हमारा विरुद्ध, उसने इसको दूषित किया, तो ये भी बने एक तरीके से, क्या बने? ये भी बने दुष्य। क्या बने? ये भी दुष्य बने हैं। दोष क्या बना फिर? आहार विहार। जो हमारा ये आहार विहार है ये हमारा दोष बना। इसी तरीके से हम एक तरीके से बस कह सकते हैं कि ये दुष्य भी, ठीक है। पर दुष्य जब होंगे जब हम आहार विहार, गलत आहार विहार लेंगे, ओके। तो ये आपको समझ आ ही गया होगा कि भाई क्या है धातु, क्या है मल, और इनके बारे में आगे डिटेल में बात करेंगे। धातु है क्या है, कि एक एक धातु के बारे में डिटेल में जानेंगे और मलों के बारे में भी डिटेल में जानेंगे, ठीक है। तो अभी हम इस पार्ट में हमने मेन मेन चीजों को पढ़ लिया। देखो दोष धातु मलों की वृद्धि अंश है। अब दोष धातु बल जो है वे बढ़ जाते हैं और घट जाते हैं। शरीर में संबंधित उक्त वात आदि दोषों, रस आदि धातुओं तथा मलों के समान गुण धर्म वाले पदार्थों का सेवन करने से उनकी वृद्धि होती है, और उनके विपरीत गुणों वाले पदार्थ थे उनका क्षय होता है। अब इसका मतलब है कि मान लो कोई भी आप चीज खा रहे हो या आहार विहार ले रहे हो, कोई एक्सरसाइज कर रहे हो जिससे भाई कुछ चीज बढ़ती है, कोई कुछ खा रहे हो जिससे आपका वात बढ़ता है, तो उससे सिर्फ वात बढ़ेगा। अगर जिस चीज से वात बढ़ रहा है तो उसमें कुछ घट रहा होगा, पित्त या कफ, ठीक है, तो वो पित्त या कफ को घटा देगी। अगर आपको वात को क्षय करने की चीज लोगे तो वो वात को घटा देगी। तो वही कहा गया है कि उनके विपरीत गुण वाली चीजें लोगे तो वो वात को बढ़ाएंगी, या पित्त को बढ़ाएंगी, या धातुओं को बढ़ाएंगी, या मलों को बढ़ाएंगी, है। या उनके विपरीत वाली चीज लोगे जो उनके विपरीत है तो वो घटाएंगी। मतलब कि उनके समान गुण धर्म वाली चीजों को लोगे तो वो बढ़ेंगे, और नहीं लोगे उनके विपरीत वाली चीजों को लोगे तो वे घटेंगे। टोटल इसमें यही कहा गया है। तो जो ये पैराग्राफ है दूसरे नंबर पे जो मैंने बताया वही इसमें दिख रखी है। अब एक और चीज मेन आ जाती है यहाँ पर, रस। क्या आ जाती है? रस। रस मतलब यहाँ पर ये रस धातु नहीं है, ध्यान रखना। ये रस धातु की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर मैं रसों की बात कर रहा हूँ, टेस्ट की बात कर रहा हूँ। आपने टेस्ट पढ़े होंगे टोटल, यहाँ पे आयुर्वेद शास्त्र में रस की संख्या 6 बताई। 6 रस है टोटल। स्वादु, मधु, मधुर, मीठा। ये हमारा पहला जो मीठे वाला, स्वादु कह सकते हो, मधुर कह सकते हो, मीठा कह सकते हो। दूसरे नंबर पे आता है अमल। अमल मतलब खट्टा, ठीक है। फिर आता है लवण। लवण मतलब नमकीन जो नमक होता है। फिर आता है तिक्त। तिक्त मतलब नीम या फिर चिरायता भी खाया होगा तो आपको तिक्त का पता होगा, ठीक है। उष्ण मतलब कटु। काली मिर्च खाइए तो वो देखो उठ कटु, वो है उष्ण, ठीक है। उसके बाद आता है कषाय। कषाय मतलब कसैला, हरित की कसैला सा टेस्ट होता है, वो है हमारा कषाय। तो ये हमारे 6 प्रकार के यहाँ पर टेस्ट होते हैं, रस होते हैं, तो इनको कहते हैं रस, ठीक है।
तो कौन कौन से? मधुर, अम्ल, लवण, तिक्त, कटु, कषाय, ये हमारे 6 रस हैं। ओके, ये सभी रस भिन्न भिन्न द्रव्यों में पाए जाते हैं, अलग अलग। ये रस जो है अंत की ओर से आगे की ओर बलवर्धक होते हैं। देखो इन्होंने बताया नहीं आया, मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पहले नंबर से लेके छठे नंबर तक, ठीक है, इनकी पावर जो है घटती रहती है। इनकी पावर जो है वो घटती रहती है, डिक्रीज होती रहती है। पावर मतलब कि ये आपको बल देगा, ज्यादा बल देगा। ये उससे कम है, बिल्कुल कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखो, तर्क मधुर रस सबसे बलवर्धक होता है, बल देता बहुत। मीठा जो है वो बहुत बल देता है। और इसके बाद सभी उपरोक्त बलनाशक होते हैं, मतलब सब बल बैठाते हैं एक तरीके से। अब यहाँ पर रसना की बात करते हैं। रसना मतलब वो रसना की जो आप पीते हो पानी में घोल के, वो रसना नहीं। यहाँ पर रसना मतलब जीभ है। ठीक है, तो जीभ के द्वारा जिसका स्वाद किया जाए, ठीक है, अथवा जो रसना का विषय है उसे रस कहते हैं। जो रसना का विषय है उसे रस कहते हैं। जीभ के द्वारा, रसना के द्वारा जिसका स्वाद लिया जाए उसे रस कहते हैं। ठीक है, किसी द्रव्य का जब जीभ से संबंध होता है तब उसे रस की अनुभूति होती है या फिर प्रतीति होती है कि यह मीठा है, खट्टा है या फिर कैसा रस है। आगे भी हम रसों के बारे में और पढ़ेंगे। तो अभी रसों का ना वात आदि गुणों पर प्रभाव देख लेते हैं हम। रसों का वात आदि पर प्रभाव, सबसे पहले मधुर, अम्ल, लवण, ठीक है, ये वात दोष को नष्ट करते हैं, मतलब वात को खत्म करते हैं। ठीक है, तिक्त, कटु, कषाय, तिक्त, कटु, कषाय, ये कफ दोष को नष्ट करते हैं। कषाय, तिक्त और मधुर ये पित्त को नष्ट करते हैं। ठीक है, और इनके विपरीत अगर आप कुछ भी लोगे तो वो दोषों को बढ़ाते हैं। ठीक है, इनके विपरीत रस वात पित्त कफ दोषों को बढ़ाते हैं। मतलब अगर आप मधुर, अम्ल, लवण के अलावा कोई और रस लोगे तो वो वात को बढ़ा देगा। अगर आप तिक्त, कटु, कषाय के अलावा कोई रस लोगे तो वो कफ को बढ़ा देगा। किसको? कफ को। अगर आप कषाय, तिक्त, मधुर के अलावा कोई रस लोगे तो वो पित्त को बढ़ा देगा। ध्यान रखना, देखो पित्त को और कफ को कषाय जो है घटाता है। तो कषाय, अगर आपको कफ और पित्त घटाना है तो कषाय लेना, दोनों घटाएगा एक साथ। तो बस यही है। अब इसमें आपको ना ये चीज मैंने बताई कि तीन तीन रस हैं, वो एक दोष को पैदा करते हैं, और तीन तीन ही रस एक एक दोष को शांत करते हैं। ओके, ये मैंने आपको ऊपर बता ही दिया कि कैसे कौन से दोष क्षय होंगे और किससे कौन से दोष पढ़ेंगे। अब यहाँ पर मैं द्रव्यों का वर्णन कर देता हूँ थोड़ा सा, कि यहाँ पर द्रव्यों के बारे में पढ़ेंगे। समनम, कोपनम, स्वस्थ, हितम, द्रव्यमिति, त्रिधा, मतलब कि 3 तरीके के होते हैं। जो हमारे द्रव्य का वर्णन है वो 3 तरीकों से यहाँ पर किया गया है। ओके, 3 तरीकों से किया गया है। पहला होता है समन, फिर है कोपन और फिर है स्वस्थ हित। ओके, फिर है स्वस्थ हित। अब देखो यहाँ पर समन मतलब वात आदि दोषों का जो समन करने वाला हो। समन मतलब घटाने वाला हो। वात आदि दोष को जो कुपित करने वाला हो। जो समन मतलब कि जो वात आदि दोष हैं उनको जो समन करने वाला हो, मतलब बराबर मात्रा में लाने वाले हो, मतलब कि चाहे बड़े हो चाहे बड़े हो। ठीक है, कोपन मतलब जो वात आदि दोषों को कुपित करने वाले हो, बढ़ा घटा दे। ठीक है, स्वस्थ हित मतलब जो स्वस्थ पुरुष के स्वास्थ्य को बनाए रखने वाले होते हैं। ठीक है, तो ये है स्वस्थ वाले। ओके, अब यहाँ पर हम देख लेते हैं सम द्रव्य, जैसे तेल है, घृत है, मधु है। अब तेल क्या है? तेल के गुण होते हैं स्निग्ध, उष्ण, गुरु गुण वाले होने के कारण वात दोष का समन करते हैं। ठीक है, और क्योंकि जो तेल है वो वात दोष के विपरीत गुण वाला होता है। और जो घृत है, घृत देखो मधुर, शीत, मंद। ठीक है, ये मधुर, शीत और मंद गुण वाला होने के कारण अपने से विपरीत गुण वाले पित्त दोष को समन कर देगा। ठीक है, मधुर है, अब बारी आती है मधुर की। तो मधुर क्या करेगा? कफ दोष को समन करेगा, कफ दोष को बराबर लेके आएगा। तो रक्त, तीक्ष्ण और कसाई ये गुण है विपरीत किसके? कफ गुण के विपरीत दोष हैं ये। कोपन मतलब जो शरीर को दोषों को खराब करते हैं। जो द्रव्यवाद आदि दोषों, रस आदि धातुओं तथा मूत्र आदि मलों को कुपित करता है, जैसे यवक हो गया, तो धान्य विशेष में पाटल हो गया, माश हो गया, उड़द, मछली, आमलूक, सरसों का तेल, मंडक, दधी, किलाट आदि, ये हमारे हो गए कोपन वाले। ठीक है, विरुद्ध पता, जैसे दूध तथा मछली का एक साथ सेवन करना। अब ये जो चीजें मैंने बताई है ना आपको, ये वो चीजें नहीं है कि ये चीजें आपको दिक्कत करेंगी। खाली आप सरसों का तेल ले रहे हो तो ऐसा थोड़ी ये आपको दिक्कत करेगा। नहीं 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 नहीं, ये है अगर इनको किसी चीज के साथ लेना, मतलब इनका कॉम्बिनेशन बना के, तो दिक्कत हो जाती है। जैसे दूध और दही आप लोगे तो दिक्कत तो करेगा ना, आप समझ गए होगे। आप दूध और मछली को साथ लोगे तो दिक्कत करेगा, समझे? तो ऐसे ही दिक्कत होती है। जैसे घी को और शहद को साथ में लोगे तो भी वो दिक्कत करेगा। तो ऐसे वे कोपन द्रव्य होते हैं जो शरीर की ऐसी की तैसी करके रख देते हैं। अब बात है स्वस्थ हित की। ऋतुचर्या नामक अध्याय में, मतलब ऋतुचर्या जो नामक अध्याय है, जिन जिन का सेवन करने को उसमें कहा गया है, मतलब कौन सी ऋतु के अनुसार, कौन से मौसम के अनुसार किस चीज का सेवन किया जाए। ठीक है, ये सब आते हैं हमारे स्वास्थ्य हितम में। ठीक है, यही बताया गया है इसके अंदर। तो मेनली मैंने आपको ये बता दिया कि मेनली जो स्वास्थ्य हित में कौन से आएंगे, जो ऋतुचर्या में आहार विहार आपको दिया गया होगा उसके अनुसार जो आप सेवन करोगे तो वो आपके स्वास्थ्य हितम में आएंगे। मतलब कि पर्टिकुलर ऋतु के अकॉर्डिंग, ऋतु मतलब पर्टिकुलर सीजन के अकॉर्डिंग जब आप खाना पीना खाओगे तो वो आपको आपके स्वास्थ्य को बनाए रखेगा, खराब नहीं होने देगा। ओके, अब यहाँ पर वीर्य की बात कर लेते हैं। वीर्य का मतलब आप क्या समझते हैं? तो वीर्य का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। आपने कभी सुना होगा भाई इसकी तासीर जो है वो ठंडी है या गर्म है, समझे? ठंडी है या गर्म है, तो ये तासीर है। वीर्य मतलब है तासीर। तो द्रव्यों में शीत गुण तथा उष्ण गुण की अधिकता से 2 प्रकार के वीर्य माने गए। वीर्य कौन से प्रकार के हैं? 2 प्रकार के हैं मेनली। तो वीर्य 2 प्रकार के यहाँ पे, उष्ण और शीत। ठीक है,
तो ये है भाई, ये चीज़ें गर्म होती है, जैसे कुछ चीज़ कहते हैं ना भाई ये चीज़ गर्म होती है खाने में, ये चीज़ ठंडी होती है खाने में, तो ये उसके हिसाब से तासीर कह सकते हो आप। ये तासीर की बात है, जहाँ पर वीर्य की बात हो जाए किसी भी द्रव्य के, तो मतलब हम उसकी तासीर की बात कर रहे हैं। उसके बाद आता है विपाक। विपाक भले ही कोई द्रव्य किसी रस से युक्त क्यों ना हो, ठीक है, उसका विपाक 3 प्रकार का होता है। विपाक भी 3 प्रकार का होता है, जैसे तासीर है ना, ऐसे ही विपाक होता है, ठीक है, मधुर, अम्ल और कटु, 3 प्रकार का होगा उसका विपाक। अब गाइस मैंने आपको गुण के बारे में बता दिया था। अब इस पार्ट को, सेकंड वाले पार्ट को हम यही खत्म करते हैं। जो मैंने आपको बताई ये पार्ट पढ़ जरूर लेना, आपके बहुत काम आने वाला है ये सारी चीजें जो मैंने आपको इस पार्ट के अंदर कराई है। और आगे आने वाले पार्ट्स में हम इसे लगभग 2 पार्ट्स में, आने वाले 2 और पार्ट्स में हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे और फिर हम नेक्स्ट चैप्टर पे प्रोसीड करेंगे। ये जो मैंने कराई ये आप पढ़ लेना, क्योंकि ये बहुत काम आने वाला है आपके लिए। पूरे आयुर्वेद का जो बेस है वो ये चैप्टर है, कह सकते हो आप, बिल्कुल कह सकते हो। तो जो इसके अंदर आपको धातु, मल, दोष, द्रव्य गुण, जो द्रव्यों के गुणों के बारे में बताया है और रसों के बारे में बताया, ये सभी आपके पूरे के पूरे आयुर्वेद में है और इन्हीं पे चर्चा होगी आगे आने वाले डिटेल में पूरे आयुर्वेद के अंदर, कि कौन सा दोष कौन सी धातु को कब दूषित करता है, किस चीज से दूषित करता है, ठीक है। और आगे देखते हैं क्या क्या आता है, ठीक है। और तो गाइस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और थोड़ा सा चैनल को सपोर्ट करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, मतलब कहीं कहीं पे जहाँ पर आपका मन करे स्टेटस लगाएं, स्टोरी लगाएं, स्नैप दें, कुछ जो मन में आए आपको वो शेयर कर सकते हैं आप। ओके, तो इस फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए गाइस वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय। कुछ भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।